ओके चलो करेंगे। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अरे गुड इवनिंग ऑल। अब सारी बात की बातें बाद में करेंगे, अब चलते हैं यहाँ। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रही थी, राइट? उसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका, राइट? हो चुका, बोलो। ओके, मिल नहीं रहा हूं, हेलो। ओके, एनीवेज ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसको समझने के लिए हमको नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर उसको समझना होगा, राइट? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम रूट्स निकालते थे, रूट्स बोले तो वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स बोले तो वैल्यूज ऑफ एक्स। और जैसे यहाँ पे, हाँ जी कर लो, पहले तुम कर लो, आराम से कर लो, यू कैन वेट, कर लो कर लो कर लो। हो गया, शुरू करो, इजाजत। अब एक दूसरे की तरफ शक्ल नहीं देख लीजिए, नहीं तो एक दूसरे की तरफ घुमा के बैठा दूंगा दोनों को, एक दूसरे को देखते रहना। ओके, हाँ, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज ऑफ एक्स को क्या कहते थे? रूट्स। क्या कहते थे? रूट्स। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई को कहते हैं सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? तो जैसे वहां पे नेचर ऑफ रूट्स था, यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। या वहां पे नेचर ऑफ रूट्स था ना, जो वैल्यूज ऑफ एक्स आती थी वो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना? उसी तरीके से यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको भी अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, और उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? अच्छा जी, अब जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो कौन से नेचर की होंगी? वही 3 तरह के नेचर होंगे, अभी बताएंगे आपको। वो कौन से नेचर से बिलोंग करती है इसका पता अलजेब्रिकली भी पता लगाया जा सकता है एंड ग्राफिकली भी पता लगाया, इसीलिए ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ाना जरूरी था। अब ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड दोनों सीख गए ना, तो अब अलजेब्रिकली कैसे पता लगाएंगे एंड ग्राफिकली कैसे पता लगाएंगे, दोनों को अपन एक साथ कवर करेंगे, एक ही साथ में कवर करेंगे। अगर एग्जाम में वो कहता है कि आप ग्राफ बना के बताओ कि ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन से कैटेगरी का है, तो आप ग्राफ बना के बता सकते हैं। अदरवाइज वो कहता है विदाउट ड्राइंग ग्राफ आप अलजेब्रिकली पता लगाओ, तो अलजेब्रिकली भी पता लगा सकते हैं। शुरू करें, शुरू करें। ओके, चलिए, तो एक्स और वाई की वैल्यूज आई है मेरे पास, ठीक है? उन एक्स और वाई की वैल्यूज को 3 तरह के नेचर में डिवाइड किया गया है। जो हमने अभी तक सॉल्यूशंस निकाले वो सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशन निकले। बोलो, निकले नहीं निकले? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की ऐसी एक यूनिक वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं थे, तो वो हमने अभी तक किए नहीं, हमने स्टार मार्क करके छोड़ रखे, है ना? एक आध क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे ना, किसको भी रहने दो, हाँ, तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए मैंने अल्फा छुड़वा रखा था। उसके अलावा हमने जितने भी क्वेश्चन किए, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे ग्राफिकल से, सब में यूनिक सॉल्यूशन निकला है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ऐसी निकल पाई जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, देखो, हमको जो इक्वेशन गिवन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ax1 नहीं सॉरी a1x प्लस, बोलो, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। सेकंड बोलो, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस गिवन होती है। आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ले देखें, 6 ही कंपोनेंट्स हैं जो सारी चीज डिसाइड करते हैं। बोलो, कितने कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 6। कौन कौन से? a1 x डिसाइड करेगा क्या? हर इक्वेशन में दिखाई देगा x को, हर इक्वेशन में x तो दिखाई देगा। तो डिफरेंट क्या हुआ? a1 b1 c1 a2 b2 c2। भाई हर एक क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से 2 वेरिएबल्स गिवन है कि नहीं है? उनकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, तो उनमें जो डिफरेंशिएटिंग कंपोनेंट है वो क्या है? a1 b1 c1
A2 B2 C2, ये 6 कंपोनेंट्स ही तो हैं जो एक पेयर को दूसरे पेयर से अलग कर रहे हैं। ये 6 कंपोनेंट्स ही तो हैं, ये 6 कंपोनेंट्स ही तो बदल रहे हैं, तभी तो वो पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर से अलग हो रहा है। समझ रहे हो? तो जो भी डिपेंड करेगा इन 6 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, तो एक इक्वेशन बन गई। फिर मैंने 2 3 4 की जगह -2 -6 एंड 10 रख दिया, तो कुछ और इक्वेशन बन गई। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है। अब सुनना, जब जब x और y की यूनिक सॉल्यूशन निकलेगी, पहली कैटेगरी है यूनिक सॉल्यूशन, जब जब x और y की यूनिक वैल्यू निकलेगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तब a1 बाय a2 यानी कि इस इक्वेशन के x वाली टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो इन दोनों इक्वेशन के y वाली टर्म के कोएफिशिएंट के रेशियो से मैच नहीं करेगा। फिर से सुनो, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। हाँ, अब देखो बेटा, फिर से देखो, a1x प्लस, बोलते जाओ, b1y प्लस देन a2x तो देखो, यूनिक सॉल्यूशन में कांस्टेंट टर्म का कोई रोल नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन में कांस्टेंट टर्म का कोई भी रोल, जो भी रोल है किसका रोल है? x वाली टर्म के कोएफिशिएंट्स एंड y वाली टर्म के कोएफिशिएंट्स। तो x वाली टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा? a1 बाय a2। x वाली टर्म्स कौन कौन सी है? a1x a2x। इनके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? a1 एंड a2। उन कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? a1 बाय a2। तो x वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो यही होगा, बताओ, बोलो, यही होगा। और y वाली टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो वो क्या होगा? b1 अपॉन b2। और कांस्टेंट टर्म का यूनिक सॉल्यूशन में कोई रोल है ही नहीं। ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आने चाहिए। क्या कहा मैंने? ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो मैं कह दूंगा कि जो x और y के वैल्यूज आएंगी वो यूनिक सॉल्यूशन को फॉलो करेंगी। ठीक है, एक बार पहले समराइज कर लेते हैं सारी चीजें, फिर मैं बता दूंगा क्या क्या लिखना है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है यहां तक? तो ये हो गई मेरी पहली कैटेगरी, ये हो गई मेरी पहली कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? अब सेकंड कैटेगरी सुनना। अब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो लेट्स से a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए। पहले तो इक्वल नहीं था ना, तो जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का रेशियो इक्वल है ही नहीं तो c1 बाय c2 को चेक ही नहीं करना और यूनिक सॉल्यूशन डिक्लेयर कर देना है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर अब c1 बाय c2 को भी चेक करना है। तो कहने का मतलब है, अगर x के टर्म्स का कोएफिशिएंट और y के टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो मैच हो जाए, पर ये दोनों मिलके कांस्टेंट टर्म के रेशियो से मैच ना हो, ये दोनों आपस में तो मैच हो पर कांस्टेंट टर्म के रेशियो से मैच ना हो, उस सेकंड कैटेगरी को कहा जाता है नो सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? इसमें x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी मौजूद ही नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। ऐसी कोई भी वैल्यू है ही नहीं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती है। इनको जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस बनेंगी, तो पैरेलल लाइंस बनेंगी तो वो भिड़ेगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही। समझ गए? अभी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा छोड़ रखा है मैंने, हल्का हल्का याद है। तो दो कैटेगरी याद हुई क्या? हाँ बोलो। अभी तीसरी है ना बेटा, तीसरी कैटेगरी उसी को तो लेंगे। यहां तक समझ आया? a1 बाय a2 b1 बाय b2 से अनइक्वल आए तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये दोनों इक्वल आ जाएं, अगर वो दोनों ही अनइक्वल है तो c1 बाय c2 को देखना ही नहीं है, डिक्लेयर कर देना भैया यूनिक सॉल्यूशन। चाहे से फिर वो c1 बाय c2 के बराबर हो तो भी ठीक, चाहे से बराबर ना हो तो भी ठीक। पर अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, अब चेक करना है कांस्टेंट टर्म के रेशियो से, तो कांस्टेंट टर्म के रेशियो से अगर ये इक्वल ना आए तब क्या, कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? नो सॉल्यूशन। यानी कि x, y ऐसी कोई यूनिक वैल्यू दे ही नहीं पाएगा जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। या तो उसको कर रहा होगा या इसको कर रहा होगा, पर दोनों को एक साथ सेटिस्फाई वो नहीं कर सकता। डन? अब तीसरी कैटेगरी आप समझ गए होंगे कि तीनों ही बराबर आ जाए, तीनों ही बराबर आ जाए भाई, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और ये c1 बाय c2 के भी बराबर आ जाए। और इसके अलावा तो दुनिया में कुछ हो ही सकता, सोच के देखो, इन तीन के अलावा कुछ हो सकता है क्या? या तो दोनों ही बराबर नहीं है तो उसको देखना ही नहीं,
फिर ये दोनों बराबर आ गए तो बात मुद्दे में लगे उसके बराबर है या नहीं, तो एक कैटेगरी बन गई जब उसके बराबर नहीं है, एक कैटेगरी बन गई जब उसके बराबर है। इन तीन के अलावा कुछ हो सकता है क्या और कुछ? तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे इन तीन कैटेगरीज के अंदर ही होंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बोलो। ओके, सो इसको कहते हैं, यहां लिख देता हूं, अभी ढंग से फिर नोट्स में बता देंगे। इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी, यानी कि एक्स और वाई की अनंत वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अनंत, एक नहीं बहुत सारी। अनंत मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट, इसका कोई खत्म नहीं ना, लाइक यूनिवर्स, लाइक स्पेस, स्पेस अनंत है। जैसे एक सिर पे बात गिन सकता है क्या? ओके, कुछ भी ले लो, लाइक नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, रियल नंबर्स इनफाइनाइट है, ठीक है? उसको के बारे में ओके, डन, क्लियर है क्या? तीन कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बातें देखो। जब सॉल्यूशन मिलता है तब कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। जब मिलता ही नहीं है तो क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। किसमें मिला? किसमें मिला? किसमें मिला? तो ये दोनों कैटेगरी कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कहलाती है, और बीच वाले में नहीं मिला उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कई बार आपसे पूछता है कि सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी पे कमेंट करें, कंसिस्टेंसी बताएं, तो आप करना यही है पहले, और ये करके फिर बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर इसमें से इस कैटेगरी में लाया करें तो वो कंसिस्टेंट है, और सेकंड कैटेगरी में वो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट कहलाता है। बिजनेस में क्लियर तो यू, तो इनकंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये है अलजेब्रिक, ये है अलजेब्रिक मेथड। मतलब आपने जो ग्राफ नहीं बनाया, आपने जो a1 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 को आपस में रेशियो से कंपेयर करके चेक करके बताया कि कौन सी कैटेगरी। अभी तक आपने कोई ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है? क्लियर है क्या? अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट वाली कैटेगरी में एक्चुअली दो इक्वेशंस दो है ही, एक ही है, क्योंकि a1 by a2 का रेशियो, b1 by b2 का रेशियो, c1 by c2 का रेशियो, तीनों रेशियो मैच है, तीनों रेशियो इक्वल है। तो एक्चुअली एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होके आई है। अब सुनना ध्यान से, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को लेट से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सो 3 2 जा 6x, पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा एंड 4 3 जा इक्वल टू 0। अब आप इनका रेशियो कंपेयर करो जरा ध्यान से। 2/6 क्या होता है? 1/3। 3/9 क्या होता है? 1/3। और 4/12 भी क्या होता है? 1। तो तीसरी कैटेगरी से मैच कर रही है। तो एक्चुअली ये दो इक्वेशन है ही नहीं है, तो एक ही इक्वेशन है, इसमें से वापस अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी ना भाई। एक इक्वेशन में से कॉमन लेके काट सकते हो ना, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो ना। तो अगर मैं 6x 9y 12z 0 इन सब में से 3 को कॉमन ले लूं तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी ना। क्या 3 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल का, अच्छा सॉरी मैंने z लिख दिया, ओके सॉरी, z लिखना नहीं था, सही है, सही पहचाना है, z हटा दे। अब ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो क्लियर है। 3 वेरिएबल में हमको लिखना नहीं था, 3 वेरिएबल एक्चुअली लाइन की इक्वेशन नहीं होती, प्लेन की इक्वेशन होती है 12वीं में। ओके हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन में 12 आ रही है, समझ में आ गया? यानी कि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के कुछ मल्टीपल है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो उसमें तीनों रेशियो सेम 100% आएंगे क्योंकि बनी उससे है। तो फिर वो क्या केस तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और दूसरी चीज उसमें हम ये कहते हैं कि एक्चुअली कहने के लिए वो दो इक्वेशंस हैं, लेकिन एक्चुअली वो दो इक्वेशंस है नहीं, एक ही है। जैसे अभी अपन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में एक इक्वेशन में बोथ साइड्स 2 से 3 से 5 से मल्टीप्लाई कराते थे, करा के नई इक्वेशन बनाते थे, तो वो जो नई इक्वेशन बनी हो जो पहले वाली इक्वेशन है, वो दोनों इक्वेशन को ले ले तो वो दूसरा वाला केस है, क्योंकि वो इक्वेशन बनी ही उससे। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब आप नोट डाउन करना शुरू करें और साथ में इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साथ के साथ ही समझते जाएंगे। ओके
सो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में सबसे पहले आप डालेंगे यूनिक सॉल्यूशन और ब्रैकेट में लिख देंगे कंसिस्टेंट। आप समझ गए कि कंसिस्टेंट क्यों है ये, करिए नोट डाउन। जब सॉल्यूशन मिल जाए तब तो कंसिस्टेंट, नहीं मिले तो इनकंसिस्टेंट। तो इसमें मिला ना, एक तो मिला ना यूनिक में, एक तो मिला तो मिल गया तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन में मिलेगा ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट। फिर उसमें तो बहुत सारे मिल रहे हैं तो वो वापस कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या सिमेट्री बैठेगी कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। दिस इज द सिमेट्री ऑफ दिस कैटेगरी, राइट। जैसे अपन ने नेचर ऑफ रूट सीखे थे तो उसमें भी हर एक कैटेगरी की सिमेट्री थी ना, 3 कैटेगरी की सिमेट्री थी ना, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो उसी तरीके से इधर भी कोएफिशिएंट्स की सिमेट्री, उधर भी कोएफिशिएंट्स की सिमेट्री थी, इधर भी कोएफिशिएंट्स की सिमेट्री। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप उधर देख सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये तो है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये तो है एक्स एंड वाई एक्सिस, दिख रही है। और देखो इसके जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं वो इसी कैटेगरी के हैं। इसमें क्या होंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे से एक यूनिक पॉइंट पे टकराएंगी। दोनों लाइंस एक दूसरे से, अब कहीं भी टकरा सकती है, तो एक एग्जांपल है 4th क्वाड्रेंट में टकरा रही है, कहीं भी टकराए, पर एक यूनिक पॉइंट पे वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। और इस टाइप की लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहा जाता है? तो कोई पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन वाली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आप कहोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अलजेब्रिक सिमेट्री क्या होगी, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by, समझ गए, नो डाउट। ओके, सारे बच्चे प्रेजेंट है ना, कोई एब्सेंट थोड़ी ना। कौन? सक्षम, सक्षम तो बहुत दिनों से नहीं आ रहे सर। यश भी नहीं, किसके? यश जो वो आता था। ठीक है, क्लियर। चलो सेकंड कैटेगरी पे चले। ये नोट हो गया यूनिक सॉल्यूशन तक का काम, यहां तक नोट हो गया तो बताओ, हम आगे चलें। कर दूं डिलीट? ओके, सेकंड कैटेगरी जैसे मैंने समराइज तो कर ही दिया था, नो सॉल्यूशन है, ब्रैकेट में लिख देना इनकंसिस्टेंट है। इसमें क्या होता है, a1 by a2 b1 by b2 के तो बराबर होता है, बट नॉट इक्वल टू c1 by a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये तो है अलजेब्रिक सिमेट्री। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देख लो भैया, पैरेलल लाइंस, एक्स और वाई एक्सिस ये खींच दी मैंने, 2 पैरेलल लाइंस मिलेंगी आपको यहाँ पे इस टाइप, ठीक है। एक्चुअली देखो बेटा, आगे चल के आप सीखोगे कि x वाली टर्म और y वाली टर्म के जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये तो लाइन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ये तो क्या डिसाइड करते हैं, लाइन की डायरेक्शन। तो देखो ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है ना, तो डायरेक्शन तो सेम है दोनों की। ये दोनों इक्वल है ना, तो डायरेक्शन तो सेम है। पर क्या है, ये दोनों अनइक्वल है ना, ये दोनों अनइक्वल है ना, इसका रेशियो इसके बराबर नहीं है ना, तो फिर डायरेक्शन तो सेम है। अब जैसे डायरेक्शन मैंने कहा ईस्ट की साइड जाओ, तो ईस्ट तो सबके लिए इधर है, लेकिन ईस्ट की साइड को इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, बहुत सारे रास्ते हैं ना ईस्ट में भी। तो ये c1 by c2 इक्वल नहीं है, इसलिए इसके रास्ते अलग अलग है पर डायरेक्शन सेम। तो x और y की वाली टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं a1 a2 b1 b2, ये क्या डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन। हाँ इधर भी बनाओ ना, तो आर पार बनेगी डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन भी तो इस साइड है। मान लो ये है नॉर्थ, या कौन सी डायरेक्शन कहेगा इसको, नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जा रही है, ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इधर की साइड से देखें तो दोनों साउथ वेस्ट में जा रही है। तो दोनों ही जा रही है ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि ये नहीं जा रही। अगर इधर की साइड से देखे तो दोनों को इधर की साइड से देख, दोनों साउथ वेस्ट में गई, और उधर की साइड से देखे तो दोनों को फिर उधर की साइड से देख, नॉर्थ ईस्ट में गई ना। डायरेक्शन अलग अलग कैसे होगी, लेट से ये इधर गई और ये इधर गई, ये होगी अलग अलग डायरेक्शन। ये तो इधर गई और ये इधर गई, ये अलग अलग डायरेक्शन होगी, तो फिर ये इंटरसेक्ट करेंगी, समझ गए। ओके,
So here the graphical representation is what? Parallel lines. इनको कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर है कि सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, उस डेफिनेशन के अनुरूप इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं क्योंकि सॉल्यूशन मिला ही नहीं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है कि सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। ठीक है, क्या? ओके, अब आ जाइए थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसको शॉर्ट में अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, बट पूरा कैटेगरी का नाम क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दिख रहा है? हाँ, अब देखो इसमें ये कंसिस्टेंट तो है, तो सर कंसिस्टेंट तो यूनिक भी थी, तो इसका थोड़ा सा नाम चेंज है। कंसिस्टेंट के आगे हम क्या लगा देते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है, उसी से बन के आई है, तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों ही टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो एक दूसरे से इक्वल होता है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो सोचने वाली बात, एक के ऊपर एक, क्योंकि इक्वेशन है ही एक, वहां पे मौजूद ही एक इक्वेशन है। समझ आया? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बोलो? एक लाइन के ऊपर दूसरी, जैसे ये तो हो गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो, मान लो पहले मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, फिर दूसरे की जब मैं बनाने लगा ना, तो उसी के ऊपर पॉइंट्स आएंगे, तो फिर उसी के ऊपर बनानी पड़ेगी। तो ओवरलैपिंग लाइंस होती है ना, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो तीन तरह की लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। आप पहला ले लेंगे। देखो इधर, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, लेट्स से दिस इज अ ग्राफ, इट इज अ ग्राफ, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मैंने कहा 2,1 लगाओ, यहाँ आ गया, ठीक है, या फिर 1,1 लगाओ, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। फिर मैंने कहा 2,2 लगाओ, कहाँ आएगा बोलो? यहाँ लगभग 3,3, यहाँ। इन तीनों को मैच करो तो ऐसी लाइन बन गई लगभग। ठीक है, अब दूसरे के पॉइंट्स बता रहा हूँ, दूसरी लाइन तो चाहिए ना, दूसरे के पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं 0,0। पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ? ओरिजिन। फिर मैं बता रहा हूँ -1, -1, तो ये -1, ये -1 यहाँ पे आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ -2, -2, तो यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों को मैच करो तो ये लाइन बन गई। तो अब ये जो है, ये लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे नहीं काटेंगी और ना ही ये पैरेलल है। जब आप इसको आगे पीछे बढ़ाओगे, उसको इधर बढ़ाओगे या उसको उधर बढ़ाओगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इन लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली इसके सॉल्यूशंस ही ऐसे आएंगे कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करते हैं, इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसके अलावा चौथी कैटेगरी हो नहीं सकती। आप दो लाइंस जब बनाने बैठोगे ग्राफ में, तो इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा सकते हो, या पैरेलल बना सकते हो, या एक के ऊपर एक बना सकते हो, और कुछ कर सकते हो क्या? जब तक 2D में। जब 3D में जाएंगे तो फिर और भी लाइंस होती है, स्क्यू लाइंस भी होती है, जो पैरेलल भी नहीं होती, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती है, अलग अलग प्लेन पे होती है। पर जब तक हम 2D प्लेन पर हैं, तब तक हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते ना। 3D में तो फिर क्या होता है, प्लेन ही अलग अलग हो जाते हैं। ये जमीन एक अलग प्लेन है, दीवार एक अलग प्लेन है। अब एक लाइन उधर है, उस दीवार पर है, एक लाइन इस जमीन पर है, तो ना तो वो इंटरसेक्टिंग है, ना तो वो इंटरसेक्टिंग है। वो लाइन आर पार कैसे जाएगी? ऐसे। ये लाइन आर पार कैसे जाएगी? ऐसे। तो ना तो ये कभी इससे भिड़नी और ना ही ये पैरेलल है, तो इन दोनों को कहते हैं स्क्यू लाइंस। क्या नहीं बनता? पैराबोला आपके 11th में आएगा। वो तो उस पर्पस से नहीं आया था कि पैराबोला सीखो आप। ऐसे तो आप कुछ भी कर बना दो ना। ऐसे मान लो अभी मैंने ये वाला कर बना दिया, अब ये कर, आप उसको बस कर की नजर से देखो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो इस कर का नाम क्या है? पैराबोला तो ऐसा होता है, ये पैराबोला होता है। तो आप ये मत याद रखो कि ये पैराबोला इसका नाम, आप बस याद रखो इट इज अ कर, ओके, क्योंकि वो सब 11th में आएगा। ऐसे तो फिर सबके नाम याद रखो फिर। हाँ ठीक है, या मैं नहीं तो आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपको ऑब्वियसली बताएगा। ओके चलें,
फिर दूसरे तरीकों से ले लो, चीजों को पकड़ लो दूसरे तरीकों से, भरोसा नहीं आप लोगों को। ओके ठीक है, हो गया। हाँ जी, सो दैट्स इट, कर देते हैं इसको बंद। आ जाइए एक्सरसाइज पे, एंड वी आर नाउ रेडी टू कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। ओके, पढ़ें, रीड आउट करें। So let's read the question on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2। इन तीन रेशियोज को, तीन रेशियोज है मेरे पास। रेशियो क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग रेशियो होता है। तो 1 2 3, ये तीन रेशियोज को कंपेयर करके आप बताएं कि जो इन इक्वेशन से लाइंस बनेगी, जो इन इक्वेशन से लाइंस बनेगी ना, वो किस कैटेगरी की लाइंस बनेगी? वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन बनेगी, दैट्स जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, वो पैरेलल लाइन बनेगी, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, क्या पैरेलल बनेगी, या कोइंसिडेंट बनेगी? बना के नहीं देखना, ऐसा नहीं कि इनको आप ग्राफ पे बनाने बैठ जाओ और फिर बना के दिखाओ। देखो, बना के चेक करो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इधर इन्होंने नहीं कहा कि बना के देखो, इधर इन्होंने क्या कहा? कंपेयर करके देखो। यानी आपको अलजेब्रिकली नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, आपको ग्राफिकली नहीं बताना। समझ गए? बट एग्जाम में ग्राफिकली भी आ सकता है कि आप ग्राफिकली बताओ। ओके हाँ, फिर उसमें आपको क्या करना है? इन दोनों लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना और चेक करना है कि बढ़ रही है, पैरेलल है, कि एक के ऊपर एक है। तीन ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों को बस कंपेयर करके बताना है। शुरू करें। ओके, ऐसा तो फिर आपने या तो उधर गलती करी या इधर गलती करी है ना। ऐसा तो होगा नहीं ना कि वहां बढ़ जाए या नहीं बढ़े। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क कर लें उनको। क्वेश्चन 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढंग से समझ के जाना, क्योंकि आज का नया माइक ट्राई किया तो हो सकता है ये सब रिकॉर्ड ना हुआ हो। मतलब वो पता चलेगा कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, मतलब अगर नहीं हुआ तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए ढंग से समझ के जाना। फिर अगर ये मेथड वर्क नहीं किया तो फिर कल दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पिछले साल की मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप पिछले साल में नहीं हो, आपको इस साल की मिलेगी। पिछले साल में बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी चीजें थी जो इस साल नहीं है, बहुत सारी बातें, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप इस साल की लेंगे। क्या? मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपको खड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है, और पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 5x, सो द पहली लाइन क्या लिखेंगे? हियर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, लिखो हियर, दिखाई दे रहा है? द गिवन linear equations are, उस माइक में क्या है, यहाँ पे खड़े रहते तो आवाज आती है, फिर जब मैं इधर आ जाता हूँ तो आवाज इतनी ज्यादा क्लियर नहीं जाती। ऐसा बच्चे कह रहे हैं कि सर उधर चले जाते हो तो फिर आवाज थोड़ी गूंज के आ रही है, तो अभी ये हैंड वाला माइक लिया। क्या? given linear equations are f, बोलो इक्वेशंस क्या है? 5x minus 4y आगे प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड इक्वेशन बोलो 7x 6y प्लस 6 माइनस इज इक्वल टू 0। सो इसके आगे मार्क कर लेना इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2।
अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन वाले इक्वेशन में हम वही करेंगे जो नेचर ऑफ रूट्स वाले इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। क्या उसको कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म से और कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते थे। अभी हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस पेयर टू द स्टैंडर्ड पेयर। स्टैंडर्ड पेयर क्या होता है, a1x वाला, उससे कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालें। तो हम लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म। Comparing with the standard form. Comparing with the standard form. That is standard form याद है? a1x plus c1 equal to 0 and the second one a2 e2y plus c2 equal to, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे हम और क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज। वी गेट a1 b1 c1 and then a2 b2 and c2। ये वैल्यू सही है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। कंपेयर करना जानते हैं, दिख रहा है साफ, क्लियर है वहां से? ओके, कंपेयर करते हैं। देखो इधर a1 की वैल्यू बोलो, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से। सो a1 b1 c1 क्या हो जाएगा, 5 minus 4 and 8, 5 minus 4 and 8। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करो तो 7 6 minus 9, 7 6 minus 9। यहां तक क्लियर है? चलिए अब एक चीज और सुनिए, कई बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाके फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म को इधर ना लाके उधर रख देते हैं आरएचएस में और फिर कंपेयर करते हैं। तो वो क्या सही होगा क्या, वो तब सही होगा जब दोनों की कांस्टेंट टर्म्स उधर हो। गलत कब हो जाएगा, जब एक की तो उधर हो और एक की इधर हो। ठीक है भाई, अगर सपोज करो मैं 8 को उधर ले जाऊं तो -8 और 9 को उधर ले जाऊं तो +9, तो उनका रेशियो -8/9 आएगा तभी भी, और अभी भी रेशियो -8/9। तो दोनों को अगर आरएचएस में ले जाए तो फर्क नहीं पड़ता, और दोनों को एलएचएस में रखे तो फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी स्टैंडर्ड तरीका यही है कि हम सबको एलएचएस में ही रखें। C1/C2 आरएचएस वाली टर्म्स को मानेंगे ना, जैसे +8 उधर है -8। अरे कांस्टेंट टर्म C1/C2 को वो उधर से कंपेयर कर लेते हैं, आंसर में डिफरेंस नहीं आता, ऐसे कर दें कई बच्चे। ठीक है, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा बट तरीका गलत है, तरीका बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका तो यही है। ओके डन भाई, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना है, माइंड में वो रहता है। अब वो कहीं पर भी हो, आरएचएस में तो आरएचएस उठा के कंपेयर कर लेते हैं, तो आंसर में मिसमैच तो नहीं आता है बट तरीका वो गलत है। क्या किसमें गैप दूं, a1 = 5, ये गैप नहीं तो फिर हो गया, नहीं देखा देखो। ओके डन, अब क्या करना है अपने को, रेशियो चेक करना है। देखो भाई रेशियो चेक करते हैं। नाउ रेशियो निकाल रहा हूं मैं तीनों का, a1/a2 पहले इक्वल टू, देन b1/b2 निकालना है, तीनों रेशियोस निकालो, एंड देन c1/c2 भी निकालना है। वैसे तो देखो a1/a2 वाला रेशियो पहले कंपेयर करना है, अगर जरूरत पड़े तो c1/c2 निकाल सकते हैं वैसे तो, है ना, क्योंकि मान लो यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो c1/c2 का रेशियो हमने फालतू निकाला, काम ही नहीं आया। तो आप कर सकते हो कि पहले इन दोनों को निकालो, इनको कंपेयर करो, अगर ये नॉट इक्वल आए तो उसकी जरूरत ही नहीं है, अगर ये इक्वल आए तो उसकी जरूरत है। पर एक बार के लिए अपन पहला इक्वेशन है तो तीनों रेशियो निकाल लेते हैं। सो a1/a2 देखते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय 7 बोलो, 5/7 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 7, पहला रेशियो ये मिला।
ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 7। इधर v1 बाय v2 क्या आएगा, -4/6, जिसको कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, -2/3। तो ये दोनों अनइक्वल है ना, चेक करो, ये आ रहा है रेशियो 5/7, वो रेशियो आ रहा है -2/3। सो ये दोनों रेशियो अलग आ चुके हैं, बोलो, ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो। अब C1/C2 अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, 8/, जिसको नेक्स्ट स्टेप में लिख के हम क्या कर देंगे, -8/9, क्योंकि जनरली हम फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में लगाते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लगाते। सो 8/-9 को अपन -8/9 लिख सकते हैं। तो उसकी वजह से जरूरत ही नहीं उसे कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे इन दोनों से काम चल गया। तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो इसको हम खत्म ऐसे करेंगे, हे यार A1 by A2 is not equal to B1 by B2. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. So the given pair of linear equations has unique solution. The given, अब देखो, अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे तो भी आप ये बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है या क्या, मतलब दोनों में दोनों बातें बताओ, समझ गए क्या। एक तो है अल्जेब्रिक आंसर, अल्जेब्रिक आंसर क्या है, ध्यान से सुनो, अल्जेब्रिक आंसर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में से बताना, तो अल्जेब्रिक आंसर है। ग्राफिकल आंसर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, इनमें से आप बता रहे हो तो ये ग्राफिकल आंसर है। बट आप हर क्वेश्चन में दोनों बातें बताएं, चाहे से अल्जेब्रिक पूछा हो तो आप साथ में वो भी एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी, और अगर ये पूछे तो वो भी बता दो, तो उससे हमारा आंसर बिल्कुल सेफ रहेगा, कहीं भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। समझ गए, एक लाइन तो एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। अब जैसे इसमें लाइंस के बारे में पूछ रहा है, एक फिर भी मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूं, ठीक है। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है बोर्ड, है ना, मतलब ये बोर्ड का मतलब नॉट हार्डवेयर, दिस सॉफ्टवेयर। गिवन पेयर ऑफ, मतलब ये जो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है ये इतना ज्यादा क्विक रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्विक रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। Here the given pair of linear equations, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे इसको आज, equations has unique solution, ये तो हो गया सॉल्यूशन का आंसर। यूनिक solution has unique solution and the graphical representation and the graphical representation is intersecting lines. Representation is intersecting lines. Intersecting lines. Done? Yes. अब अपन ने इस चैप्टर के सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब में यूनिक सॉल्यूशन था। तो आप रैंडमली किसी भी एक क्वेश्चन को उठा के देख ले, सब में A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 आ रहा होगा, इसीलिए हमारी यूनिक सॉल्यूशन निकली। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 90% क्वेश्चन तो है ही उसी के, 10% क्वेश्चन ही हैं जो बाकी के दो नेचर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ नोट डाउन करना है किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? अच्छा देखो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन दे भी सकता है जैसे अगले क्वेश्चंस में दे रहा है, समझ गए ना। जैसे वही नेचर ऑफ रूट्स पूछता भी था और आगे होके कहता भी था कि टू इक्वल रियल रूट्स हैं, कोई मिसिंग वैल्यू के की वैल्यू निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन इधर भी बनेंगे। ठीक है, देखें तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं सेम टू सेम इसी पैटर्न से आप कर सकते हो। मैं केवल डायरेक्ट आंसर बता देता हूं आपको,
देख लो जल्दी से, बोलो 9/18 यानी कि 3/6 यानी कि एंड 12/24 यानी कि, तो तीनों इक्वल, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली, पूरा नाम लिखना उसका ना, इनफाइनाइटली, एंड जो लाइंस होंगी उसका नेचर कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, डन। ओके, इसको देखो बराबर 6/2, 6/2, 3/2, 3/1 होगा ना, 3/1 माइनस 3/-1 भी 3/1, देखो -3 -1 कटेगा, माइनस से माइनस कट के 3/1 एंड 10/9 फिर हाँ देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कौन सा केस है जिसमें एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है ही नहीं, वहां पे मौजूद ही एक इक्वेशन है ना। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं 18, 6 एंड 24 में से 2 2 2 कॉमन ले लूं, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दूं, तो ये क्या बनेगा, 18/2 9x, 6/2 3y, 24/, तो एक्चुअली ये इक्वेशन है ही एक इक्वेशन, इसलिए तो एक दूसरे के ऊपर लाइन बन रही है। ठीक है ना, क्लियर है, याद रह जाएगी ना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अरे 5 मिनट का भी नहीं है। हाँ हाँ, पानी पिया जाके। हाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड आउट करो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, वही कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करना है, लेकिन अब की बार आपसे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पूछा गया है। तो जहां अपन ऊपर वाली क्वेश्चन में 2 लाइंस लिख रहे थे, अब 3 लिख देंगे। ये भी बता देंगे कौन सा सॉल्यूशन है, ये भी बता देंगे कैसी लाइंस हैं, और ये भी बता देंगे कि कंसिस्टेंट है या, करना तो वही काम है, फटाफट से बताते जाओ। अरे फटाफट से यहाँ बताओ, फिर घर पे प्रॉपर स्टेप से होमवर्क कर लेना। चलो देखो, अब देखो इधर रुद्र देख ले, 5 एंड 7 उस साइड है, आरएचएस में है ना, तो अगर दोनों आरएचएस में तो आंसर तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन करेक्ट तरीका क्या है कि पहले एलएचएस में लाके फिर कंपेयर किया जाए। ओके, सो एलएचएस में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -5 = 0 और ये हो जाएगा -7 = 0। ठीक है, सो अब चेक करते हैं रेशियो। सो 3/2 पहला रेशियो, सेकेंड रेशियो विल बी 2/-3, 2/-3 को -2/3 लिख सकते हैं, तो ये अनइक्वल है ना, अनइक्वल है ना, 3/2 और -2/3 बराबर थोड़ा होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन से क्या पता चला, यूनिक सॉल्यूशन से पता चला इंटरसेक्टिंग लाइंस, तीनों बातें बतानी है ना, ये दो बातें तो ऊपर भी बता रहे थे, अब यहाँ पे तीसरी बात भी बता देंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या पता चला, कंसिस्टेंट, नहीं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, नॉट लाइंस, लाइंस की डेफिनेशन तो वही है, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट, आपस में ये दोनों इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ओके, सेकंड बताओ, अब पहले अगेन 8 को इधर बुला लें एंड 9 को इधर बुला लें, सो इट विल बी लाइक -8 = 0 एंड इट विल बी लाइक -9 = 0। ओके, चलो देखो, सो 2/4 क्या होता है, कटने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद ये आएगा, देन -3/-6, माइनस से माइनस कटा, 3/6 1/2 एंड -8/-9 क्या होगा, 8/9, सो इक्वल बट नॉट इक्वल, इक्वल बट नॉट, हाँ बता
क्या नाम है इसका, भव्य, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो आगे भी बोल, आगे भी तो बोल। नो सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। फाइन, चलो थर्ड वन। अब देखो थर्ड वन, देखो अब थर्ड क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं कि आप चाहो तो 2 और 3 जो डिनोमिनेटर से उनको एलिमिनेट कर सकते हो। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके आप ये काम कर सकते हो। लेकिन आप नहीं भी करो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको क्या रेशियो तो चेक करना है। तो अब देखो कई बार गलती से बच्चे इसी को रेशियो मान लेते हैं, ये रेशियो थोड़ी ना है। अरे इसको इससे डिवाइड करो फिर मिलेगा रेशियो। भाई ये रेशियो की तरह दिख रहा है ना, 3/2 रेशियो की तरह दिख रहा है, तो इसी को मान लेते शायद ये a1/8, जल्दबाजी में होता है इससे काम, है ना। बट रेशियो कैसे निकलेगा, ये पूरा तो a1 है, ये पूरा तो a1 है, और वो पूरा 9 क्या है, a2 है। सो a1 को a2 से डिवाइड करके निकलेगा ना रेशियो, तो डिवाइड करते हैं, क्या लिखा हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाय 9। अगला बोलो 5/3 डिवाइडेड बाय -10, एंड तीसरा बोलो 7 इधर आएगा, 7 इधर आएगा तो -7, और 10 14 भी इधर जाएगा -14। ठीक है, अब सॉल्व करें, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2 तो नीचे आ जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, सो 3 2 जा 6, 1/6 आया। इधर आओ, ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये 5 से -2 टाइम्स कट जाएगा, सो 1/, तो पहले दो या इक्वल आ गए। ठीक है, और आगे वाले को चेक करते तो 1/2 आता, उसको लेकिन चेक करना ही नहीं, ये दोनों या इक्वल आ गए। सो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सारी बातें लिख देंगे। फोर्थ वन, 5 डिवाइडेड बाय -10 क्या होता है, ईशानी 5 डिवाइडेड बाय -10 क्या होता है, क्या 5 डिवाइडेड बाय -10 क्या होता है, 5 डिवाइडेड बाय -10 क्या होता है, बोलो, -1/2। ठीक है, क्या होगा ये -1/2, एंड -3 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, ये भी -1/2, एंड लास्ट वन 11 इधर आएगा, सॉरी 11 इधर आएगा तो -11, और -22 उधर जाएगा तो +22, सो -11 डिवाइडेड बाय +22, इट अगेन इक्वल टू -, सो आगे तीनों इक्वल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, उसका नाम क्या था, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, पूरी बात लिखनी। देखो स्पेशली उसने पूछी कंसिस्टेंसी के बारे में, तो कुछ पूरी बात लिखनी। लास्ट क्वेश्चन, 4/3 डिवाइडेड बाय 2, 4/3 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 3, एंड लास्ट 8 इधर जाएगा तो -8 डिवाइडेड बाय 12 उधर जाएगा तो -12। चलो ये 3 नीचे आ जाएगा, और 2 से 1, 2 से 2 टाइम्स, तो क्या बचा 2/3, वो ऑलरेडी 2/3, और माइनस माइनस प्लस 4 से काटेंगे, सो 2/3, तीनों अगेन इक्वल, यानी वही फोर्थ वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए भाई, आज थोड़ा सा काम ज्यादा है आपके पास, पर करके आना है, क्योंकि कई बार काम मिलता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो करके आना है पक्का, पूरा पूरा यहाँ तक का सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।